अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाजरीन, ज़राअत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ओवरऑल इस हुकूमत ने ज़राअत की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए हैं, इस वक्त हमारे किसान की क्या सूरत हाल है, किस हद तक किसान हमारा मुतमिन है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने कोशिश की है कि किसान की बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम किए जाएँ ताकि उनके मसाइल में कमी वाक़ हो सके। ज़ाहिर बात है, ज़राअत पर ही इस मुल्क की मईशत खड़ी है, तो इसके लिए जो भी हुकूमत होगी वो कोशिश करेगी कि ज़राअत बेहतर हो ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो, हमारा किसान खुशहाल हो। इस हुकूमत ने कुछ इनकलाबी इक़दाम किए हैं, उस पर आज हम बात करेंगे, जिसमें स्पेशली गंदम की जो कमी थी वो इस साल पूरी हो गई है, बल्कि सरप्लस हो गई है। इसी तरह मकई, चावल, गन्ने की बात करें तो उसमें भी जो है हमारा किसान बड़ा पैसा कमा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह किसान खुशहाल हो रहा है। यकीनन किसान खुशहाल होगा तो मुल्क की मईशत में बहुत बेहतरी आएगी। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर ज़राअत जनाब हुसैन जानी गदीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। गदीर साहब, जिस तरह मैंने बात की कि हर हुकूमत की कोशिश होती है कि ज़राअत बेहतर हो, क्योंकि ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मौजूदा हुकूमत ने एक साल में गंदम की शॉर्टेज ख़त्म कर दी है। गंदम की पैदावार में तारीखी इजाफा हुआ है, जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने मुल्तान में अपने खिताब में बड़ा फ़खराना लोगों को बताया, फ़खरिया तौर पे बताया कि ये एक बड़ा आपकी अचीवमेंट है सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब की। और इसी तरह कपास आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मुझे आप ये बताएंगे हमारे नाजरीन को कि ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने किसान कार्ड का इजरा किया, इफ्तिताह किया, किसान कार्ड क्या है, इसके क्या फ़ायदे होंगे हमारे किसान को, किस तरह किसान को फ़ायदा पहुँचेगा। आपसे पहले भी बहुत सारी हुकूमतों ने किसान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वो जो सब्सिडी थी या किसान को पैसा देना था वो रास्ते में कहीं ख़त्म हो जाता था। अब क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आपने मुझे मदऊ किया है। किसान की हालत ज़ार और किसान कार्ड और किसान के बाकी मसाइल जो हैं जिस पे आपने बात की है, तो वन बाई वन उन पे आते हैं। और पहले जैसे आपने कहा है कि किसान कार्ड पे बात कर लेते हैं, तो वो किसान कार्ड हमने जो इंट्रोड्यूस कराया है उसका बुनियादी मकसद है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी दी जाए या बैंक्स की तरफ से जो कर्ज़े दिए जाएं, या कभी कुदरती आफात की सूरत में किसान को कोई कलेमिटी के लिए की वजह से क्लेम दिया जाए कोई क्लेम गवर्नमेंट की दिया तरफ से जाए जी। या कोई उसकी कंपनसेशन दी जाए या इंश्योरेंस दी जाए, तो ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से किसान तक पहुंच सके। और उसके लिए हमने ये किसान कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। किसान कार्ड एक बुनियादी तौर पे एक एटीएम कार्ड है। ठीक है। जैसे कि आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और आज कल तो बहुत कॉमन हो गया है एटीएम कार्ड, और बजाय इसके कि किसी ज़राए से किसान तक वो फैसिलिटीज़ पहुँचें या वो फाइनेंशियल पैकेज पहुँचे, वो किसान के अपने एटीएम कार्ड के ज़रिए डायरेक्ट पहुंच जाएगा। डायरेक्ट किसान तक पहुँच जाएगा, उसके एटीएम कार्ड में क्रेडिट आ जाएगा। और वो किसान को वो सिर्फ अपना थंब इम्प्रेशन दे के और साथ कार्ड स्वाइप करके अपना अकाउंट, डिजिटल अकाउंट खोलना होगा। और ये डिजिटल अकाउंट जब खुल जाएगा तो वो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन उस डिजिटल अकाउंट के ज़रिए हो जाएगी। और इसमें अब हमने मुख्तलिफ़ बैंकों से जब अपने आइडियाज़ शेयर किए, उनसे बात की, तो इसमें हमारे साथ इनिशियली कमिट किया हबीब बैंक ने। अच्छा। तो हमने फिर हबीब बैंक के साथ ये एग्रीमेंट किया है इनिशियली किसान कार्ड। अभी सिर्फ आपके अभी पैनल पर हबीब बैंक है? अभी हमारे पैनल पे है। हबीब बैंक से आप किसान लोन भी ले सकते हैं? वो लोन भी ले सकता है और वो लोन भी इस कार्ड के ज़रिए उस तक ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा, इसमें दो तीन बातें। अगर किसान जब लोन लेता था तो किसान को हर 6 महीने के बाद वो नई गिरदावरी, नई जमाबंदी, नई अच्छा, नए वो डॉक्यूमेंट्स पटवारी डॉक्यूमेंट्स से लेने रिपोर्टिंग होते थे, करवाना सारा। अच्छा। सारा कुछ वो करना पड़ता था। अब हमने किसानों जो हमारे किसान रजिस्टर होंगे ना, उनको हम उनका डाटा अपने पास सेव कर लेंगे, और वो डाटा हमारे पास चूँकि मौजूद होगा, उस डाटा की बुनियाद पे उस किसान को वो फैसिलिटीज़ मिलती चली जाएंगी। और ये डाटा हमारा 3 स्टेजेस पे
वेरिफिकेशन होगी इसकी। अच्छा, और ये कंप्यूटर ही कर रहा होगा, डिजिटल, खुद ब वो खुद ही हो जाएगा, सेकंड्स किसान में को जाने की सेकंड्स ज़रूरत में नहीं है। हाँ, ठीक है, सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है सर। किसान जैसे ही कार्ड स्वाइप क्लिक करेंगे करेगा, सारे वो हो क्लिक जाएगा। करेगा, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड पे जो हमारा मेन सर्वर है, उस पे डेटा वेरीफाई हो जाएगा, फिर नादरा से वेरीफाई हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली ये बैंक किसान का करेगा। जो एक प्रोसेस था पूरे एक महीने का, धक्के पूरे खाना, धक्के पटवारी, खाना, ये तहसीलदार, जाना, एसी, पटवारी, वो ख़त्म हो गया। एसी से वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और किसान सिर्फ जेब में वो कार्ड लेके जाएगा। और अगर खाद पे सब्सिडी मिल रही है तो वो ऑटोमेटिकली उसके कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो कार्ड स्वाइप करेगा, और वो किसान जितनी वो सब्सिडी की अमाउंट बनेगी उसकी, वो डेबिट हो जाएगी उसके अकाउंट कार्ड से, और वो डीलर को या जो भी बेचने वाला होगा उसको चली जाएगी। जो उसके पैसे होंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है किसान अपनी जेब से दे के, तो वो देगा। जितनी खाद चाहिए होगी, जो बीज सब्सिडी चाहिए की होगा, रकम है वो आपको कार्ड से वो मिल जाएगी। कार्ड से मिल वो जाएगा। खाद ले, स्प्रे हाँ ले, ये जी, किसान की अपनी मर्जी है, जी या बिल्कुल। सिर्फ आप मखसूस चीज़ों पर देंगे? नहीं, ये तो अकाउंट में जो पैसे आ जाएंगे? गवर्नमेंट मुख्तलिफ चीज़ों पे सब्सिडी देती है ना, ठीक है। वो उस हिसाब से उसको मिलेगी कि खाद पे इतनी सब्सिडी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वो वेरी करती रहती है ना, जैसे अब डीएपी की कीमत ज़्यादा बढ़ी है, उस पर तो सब्सिडी देंगे। हमने सब्सिडी की अमाउंट भी डीएपी पे ज़्यादा बढ़ाई है। ठीक है और आपके इल्म में ही जी, होगा कि बिल्कुल। ये 1,000 रुपया आपने, जी सर, हाँ, मुल्तान में पहले मैंने 500 था और आपने 1,000 रुपया कराया। मेरी जी रिक्वेस्ट पे बिल्कुल, आपकी प्राइम काबिश मिनिस्टर है, साहब ने बेशक, अनाउंस कर दिया। कोई शक तो नहीं। इसी तरह फिर कैलेमिटी भी एक एक्स चक में कैलेमिटी आई है, बिल्कुल ठीक है। उस चक के बाशिंदे के जो कार्ड होंगे ऑटोमेटिकली वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के ज़रिए बिल्कुल ठीक है। वो उनके कार्ड्स में वो सपोर्ट मिल जाएगी कैलेमिटी के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट दे रही है, या इंश्योरेंस कोई क्लेम दे रही है। बाकी अगर वाई चेक में कैलेमिटी नहीं आई तो उनके कार्ड में वो अमाउंट नहीं आएगी। ये टोटली टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है कि मैन टू मैन इंटरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और हमेशा किसानों को आप बहुत जानते सारे हैं जो मसाइल है ना, जो इनको रिश्वत देनी पड़ती थी, रिश्वत, वो मैन टू पटवारी, मैन कांटेक्ट तहसीलदार, होता है तो रिश्वत जी, आती है ये ना। डायरेक्ट आपका डिजिटली ये आपका तो हो जाएगा। डिजिटल होगा। किसी को मालूम नहीं किसके अकाउंट में जा रहा है क्या, वो तो एक डिजिटल डाटा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र कर रहा होगा। अच्छा तो गजरे ये साहब, आपने, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है जिससे किसान को एक सहूलत मिलेगी बहुत मिलेगी, बड़ी। इसमें कोई शक नहीं। गजरे साहब, ये जो आपने इतना बड़ा किसानों का मसला हल किया है, इसके लिए अभी तक किसानों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। किसान को अभी तक ये पता है कि उसको सिर्फ डिस्काउंट, जो जो सब्सिडी है वो कार्ड बन रहा है। ये जो अब आपने कहा, जिस तरह ज़राई बैंक में लाइनें लगी होती हैं, और आम बैंक में तो लोग जा ही नहीं सकते किसान, सिर्फ ज़राई ये बैंक के अलावा दूसरे बैंक, जिस तरह आपने कहा कि हबीब बैंक से आपकी हो गई है, किसान हबीब बैंक की तरफ नहीं जाता, सिर्फ ज़राई बैंक है, वहाँ भी लोग बाहर एजेंट बैठे हैं, वो किसानों को लूट रहे हैं। ये आपने जो तरीका मुतारफ़ करवाया है, इसका तरीक़ाकार क्या होगा? रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? आप खुद खुद करेंगे या किसान अप्लाई करेगा? इस हवाले से नाजरीन को बताएं। ये हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमने उनको असाइन किए हुए हैं। अच्छा, कि आपने इतने फार्मर्स कम से कम रजिस्टर करने इतने एरिया में, टारगेट दिए हुए हैं ना। ठीक है। उन्होंने वो टारगेट ये यूनियन काउंसिल वाइज होगा आपका? यूनियन काउंसिल वाइज वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हमारे लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं। अच्छा, और वो जो रजिस्टर कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वो फिर बैंक के साथ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वन टाइम प्रोसेस है ना जी, वो वन टाइम प्रोसेस तो करना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए मैं कहता हूँ कि और किसानों वो को जाने की ज़रूरत किसानों, है। ये हमारे लोग राब्ते कर रहे हैं। अच्छा, खुद कुछ करेंगे? किसान खुद भी राब्ते कर रहे हैं। कहीं पे हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो किसानों से राब्ते कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा तेज़ी से ये काम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा रजिस्टर्ड हो से जाएं। ज़्यादा लोग रजिस्टर हो जाएं, और ये किसान कार्ड जैसे फंक्शनल होगा। आप देखिए ना, पाकिस्तान में 35-36 बैंक्स हैं, कुछ मुख्तलिफ, कुछ छोटे, कुछ बिल्कुल बड़े। ऐसे। और वो स्टेट बैंक की जो मैंडेटरी कंडीशन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना लोन देना लोन है, दें किसानों को। तो ये कई बैंक तो जुर्माना दे देते थे लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन नहीं देते थे। अब ये एक तरीक़ाकार ऐसा आया है
जिससे इन बैंक्स को भी आसानी हो जाएगी। ये बैंक पाबंद हो जाएंगे देने के? पाबंद हो जाएंगे बैंक को, तो आप पाबंद कर रहे हैं ना, स्टेट बैंक को भी हम कह रहे हैं कि वो रेगुलेशन सख्त करे। ठीक है। और हमारी ख्वाहिश है कि जितना जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा बनता है उस रेशो से हमारे फार्मर को लोन भी मिले, लोन दिया जाए जिस तरह इंडस्ट्री को देते हैं, जिस तरह इंडस्ट्री को आप देते हैं, ठीक है। बाकी सेक्टर्स को देते हैं। तो अब इंशाल्लाह ये जो एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए बेहतरी आई है, इससे ना सिर्फ करप्शन कम होगी बल्कि किसान के लिए सहूलत भी हो आसानियाँ पैदा जाएगी, होंगी। आसानी भी हो अच्छा गिरीश जाएगी। साहब, एक बात करूंगा इसी कार्ड के हवाले से, जो हमारा किसान मुस्ताजर है या ठेके पे रकबा लेता है, वो कैसे आपके सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकेगा? जो ठेकेदार है, जो मुस्ताजर है, और जो काश्तकारी कर रहा है, वो अपना एग्रीमेंट की कॉपी के साथ रजिस्ट्रेशन अपनी कराएगा तो उनको भी वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उनको भी वो कार्ड जारी उनको भी कार्ड जारी किया जाएगा, जाएगा। उनको भी अच्छा चलें, ये एक अच्छी बात है, हमारे किसान जो धक्के खाते थे उससे ये बच जाएंगे। जी। गिरीश साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्तान है, उन्होंने कहा जी किसानों को 1100 अरब रुपए का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, हमारा इस दफ़ा ज़्यादा उनकी जेब में पैसा गया है। फिर आपकी काविश, आपके महकमे की काविश से इस बार गंदम की जो पैदावार है वो भी बड़ी तारीखी इजाफा हुआ है। इस हवाले से क्या बताएंगे कि वज़ीर आज़म साहब क्यों कह रहे हैं कि 1100 अरब रुपए ज़्यादा किसान को मिला है? देखिए, एक बुनियादी बात है, बल्कि 90s की एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की स्टडी है, जिससे वो कहते हैं कि हर साल पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर से अर्बन सेक्टर में। ठीक है। जो वेल्थ क्रिएट होती है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अर्बन सेक्टर में ट्रांसफ़र हो जाता ठीक है। और उसकी बुनियादी वजह है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो अर्बन सेक्टर की फेवर में होते हैं और किसान को एक डिसएडवांटेज होता है, जिसे इकोनॉमिक्स में ओलिगोपोली सिचुएशन कहते हैं। एक तो मोनोपोली, ठीक है, और उससे एक अलग टर्म है ओलिगोपोली। ठीक है। मोनोपोली में सिंगल बायर या सेलर होता है और मल्टीपल उसके क्लाइंट होते हैं, और मोनोपोली में के मुकाबले में ओलिगोपोली में सबको फ़ायदा होता है। नंबर ऑफ बायर सिंगल नहीं होते, कुछ होते हैं, लेकिन स्टिल आप देखें तो जैसे एक जिनिंग फैक्ट्री होती है, उसमें हज़ारों काश्तकारों ने बिल्कुल कॉटन दे रहे होते हैं, कॉटन दे रही होती है, तो वो बारगेनिंग पोजीशन वो जिनिंग फैक्ट्री की उस लिहाज से वो काश्तकारों के मुकाबले में बेहतर हो जाए। अब ये एक ऐसा अमल है जिसको हुकूमत ने हमेशा बैलेंस करना होता है, ठीक है, ताकि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस रहे। और अल्लाह की मेहरबानी है कि इस साल हमने कोशिश की है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो किसानों के मुखालिफ ना हो बल्कि किसानों के हक़ में हो। अच्छा। और उसका मैं वजाहत यूँ कर दूँ कि जैसे माजी में शुगर केन की प्राइस होती थी 180 रुपये, जो फ़िक्स प्राइस होती थी, गवर्नमेंट जो करती थी, गवर्नमेंट जो फिक्स करती, लेकिन किसान बेचारे को 150, 130 रुपये, 120, 130, 140, कहीं बड़ा 150 से ऊपर नहीं जाते, 150 से ऊपर नहीं जाता था। एक बात, दूसरा वो फिर फैक्ट्री वाले कहते थे ये वैरायटी जो है आपकी ये अच्छी नहीं है, इसकी हम इतने % कटौती लगा देंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसान को वो नुकसान होता था। हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड को बैलेंस किया है। हमने जो गवर्नमेंट की फ़िक्स प्राइस थी हमने इंश्योर कराया कि वो किसान को कम से कम ज़रूर मिले, उससे बेहतर भी अगर मिले सकती है तो वो ज़रूर मिले। अब शुगर केन में ऐसे हुआ, हमने वक्त पे मिलें स्टार्ट कराई, हमने उसके लिए पाबंद किया, अगर कोई नहीं चलाएगा जुर्माने लगेंगे, पाबंद किया, जुर्माना एक नया ऑर्डिनेंस लाया, इंशाल्लाह अब उसको एक्टमेंट करेंगे उसकी, तो उससे हमने मिलों को पाबंद किया। फिर कटौती हमने ना करने दी, हमने एक सख्ती से कानून को अमल दरामद कराया और किसान को ना कटौती हुई और किसान को पैसे भी पूरे मिले। तो उससे ज़ाहिर है कि वो किसान का जितना हक बनता था वो उसको मिलता गया, जो उसको दाव लगता था वो नहीं लगा। आपने कोशिश की कि किसान का हक ना खाए। इसी तरह मैं अब गंदम पे अगर आ जाऊँ तो माजी में जब
1300 रुपया फी 40 किलोग्राम गन्नम रेट था की हुकूमत की कीमत तरफ से। थी। तो किसान को 1000 1100 रुपये मिलता था, 1100 1100 1000 1050 1150 बस इसी बड़ी जगह। हद 1150। और आपने देखा था वो उस ज़माने जो तरीक़ाकार बनाया गया था लंबी लंबी कि लाइनें, लोगों को वो ज़लील लंबी करना, लाइनों की वजह मिडल मैन को फ़ायदा पहुंचाना। लंबी लाइनों की वजह ये थी कि वो जी पहले पटवारी से तस्दीक कराओ, फिर गिरदावरी की वो फ़र्द लेके वेरिफिकेशन आए। देंगे, फलां फ़र्द लेके आएंगे, फलां करेंगे। और किसान चूँकि किसान का एक मसला होता है, एक फसल उसकी पक रही होती है, दूसरी की उसने बिजाई करनी होती है, बिल्कुल टाइम थोड़ा होता और है, टाइम किसान के पास जो सोइंग और हार्वेस्टिंग ओवरलैप कर एक रही एक ही होती टाइम है, होता है ना जी। एक ही टाइम जी होता है, ओवरलैप कर रहे होते हैं। एक फसल फसल की बर्दाश्त हो रही है, दूसरी बिल्कुल फसल की काश्त हो काश्त रही होती है। है जी। तो किसान फिर परेशान होता था, परेशान हो के वो आखिरकार ये करता था कि वो औने पौने अपनी चीज़ बेच के वो कहता था मैं अपना काम चलाऊं। तो आपको पता है, आपके भी नोटिस में होगा क्योंकि आपका जी मेरे से बिल्कुल ऐसे, ताल्लुक़ है, वो पटवारियों के जो रिश्तेदार थे वो सारे डीलर बन गए थे। बिल्कुल ऐसे वो वही सारे कारोबार ने कर रहे थे, आड़तें बना ली थी, बिल्कुल ऐसे। गंदम खरीद करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि गंदम में इतना ज़्यादा फूड डिपार्टमेंट के लोग, फिर तो आपके फूड फूड डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट लोग के भी कुछ शामिल थे। लोग जो शामिल थे। ये एक चेन बन गई थी, चेन बन गई जिसको थी हम ना, माफिया कहते हैं, जो जिन चेन किसान बन को गई लूट थी। रहे थे। इस दफ़ा हमने श्योर किया है कि जो किसान जाए उसको बग़ैर किसी मुश्किल के बारदाना मिल जाए, शख्सी ज़मानत पे बारदाना मिल जाए, और वो अपना आराम से ले आए, अपनी गंदम दे और अपने पूरे पूरे पैसे वहाँ से पैसे ले, वसूल नहीं करें। इसमें कोई शक नहीं, किसी और जगह पर रश नज़र नहीं आया। अच्छा और गिरधी वो साहब, रश आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता था ना। वो एक पटवारी आता था, उसकी बगल में रजिस्टर होता था, वो किसान पीछे भाग रहे होते थे, अच्छा मैं तुम्हारे लिख के देता हूँ गिरदावरी। वो जानबूझ के डिले करता वो था, किसानों को जलील एक ख्वार करते थे, जलीलो ख्वार ठीक करते थे, बात आपकी। ताकि वो लोग तंग आके सस्ते दामों अपने अच्छा गिरधी फसल साहब, बेचें। वज़ीर आज़म इसी पाकिस्तान, तरह ये मैंने गंदम की बात की, शुगर केन की बात की, और बाकी फसलात में भी तकरीबन इसी तरह की एक प्रैक्टिस थी, जिसकी वजह से किसानों का इस्तेसाल किया किसानों जाता का है ना इस्तेसाल किया जाता। जी। हमने ये एश्योर कराया है कि किसानों को पूरी पूरी कीमत मिले, उनका हक उसका पे डाका हक ना मारा में जाए। डाका ना मारा जाए। अच्छा तो गिरधी साहब, इसी मुझे ये वजह से बताएंगे ये इसी जो प्राइम गंदम के मिनिस्टर हवाले से। साहब ने कहा है कि एक्स्ट्रा पैसा किया है, वो अच्छा उसकी बुनियादी वजह यह है। दूसरी बात यह है कि जो हमने महकमा ज़राअत को मुतहरक किया है, उसकी वजह से पैदावार में भी एक अच्छा मुनासिब कितना इजाफा इजाफा हुआ हुआ, है। आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जिस तरह वज़ीर आज़म साहब भी, वज़ीर आला पंजाब भी, आपके मुख्तलिफ हुकूमती जो अहदेदारान हैं, वो इस पर बड़ा फ़ख्रिया बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैदावार हुई है और ये सारी कोशिश भी हमारी है, कितना एक आप समझते हैं फ़र्क? पंजाब का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हुई थी ना माजी में, वो एक साल हुई थी 20.4 मिलियन टन। अच्छा इस साल 20.9 मिलियन टन अच्छा, ये तो बड़ा हमारी वाज़ेह फ़र्क है, जी 20.9 मिलियन टन गंदम पैदा हुई है। और एवरेज में भी, ओवरऑल एवरेज में भी इजाफा इजाफा हुआ है। हुआ है। हालांकि इस साल बरानी फसल तो हमारी बिल्कुल बारिशें ही नहीं आई, बिल्कुल बारिशें नहीं वो हुई सारे और मुतासर बिल्कुल हो ही गई हैं। मुतासर हुई हैं, और वहाँ पे तो बरानी क्रॉप का जो शेयर है वो तो इस साल पहले से भी कम हो कम गया। हुआ है बिल्कुल। लेकिन हमारा जो इरिगेटेड एरिया है उसमें पैदावार में इतना इजाफा हुआ है कि उस कमी को भी ऑफसेट करके फिर भी हमारी इजाफे जो में चला गया। नेशनल एवरेज है, ओवरऑल पंजाब की जो एवरेज है उसमें इजाफा हुआ है। अच्छा गिरधी साहब, गंदम के हवाले से आपने बात की, किसान यकीनन मुतमिन भी है, किसान को फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन अब यहाँ एक और सवाल पैदा हो गया है कि आपने सीड कारपोरेशन को गंदम नहीं लेने दी, जो प्राइवेट सीड कारपोरेशन है, तो अगले साल आप समझते हैं कि सीड के लिए कोई मसला तो नहीं नहीं होगा? नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा सीड कॉरपोरेशन में हमने एक बात मैं आपको यहाँ वाज़े कर दूँ, सीड के नाम पे जो लोग गंदम उठाते थे और ब्लैक करते थे ना, उनको हमने रजिस्ट किया अच्छा है। वरना हमने सीड का एक बड़ा फुल प्रूफ मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करा दिया है। जिन लोगों के पास सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट की सर्टिफाइड लिस्टें मौजूद थी कि ये हमारा ब्लॉक है, ये सीड सर्टिफिकेशन ने हमें सीड के लिए सर्टिफाई करके दिया हुआ है,
तो उनको कहीं पे भी हमने रुकावट नहीं डाली। अच्छा, सिर्फ ये जो 2 नंबरी सिर्फ करते थे, जो 2 ब्लैक नंबरी करते करते थे, ठीक है। यहाँ पे 750 सीड कंपनी बनी हुई है, जो जेन्युइन काम करने वाली 200-250 कंपनी, 300 कंपनी है। तो फिर आप इनकी छांटी तो क्यों नहीं करते, इनके तो ये खिलाफ फेडरल कार्रवाई क्यों गवर्नमेंट नहीं का, करते? ये फेडरल गवर्नमेंट का है, हमने आप फेडरल लिख के गवर्नमेंट भेजें। से टेकअप किया हुआ है, अच्छा, किया हुआ। किया हुआ है। और वो अब एक स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया बन रहा है सीड कंपनीज के लिए कि वो जो सही माने में काम करेंगी सीड सेक्टर में वही कर सकेंगी। तो ये एक अमल ज़रूर आया है, लेकिन पाबंदी नहीं लगाई। हमने फेडरल सीड सर्टिफिकेशन को पहले से कह दिया था कि जो जो फील्ड आप सर्टिफाई कर देंगे उनकी लिस्टें इशू करें, और किस कंपनी के हवाले से सर्टिफाई किए वो बता देंगे। फ़लाँ कंपनी का फ़लाँ उसका कॉन्ट्रैक्ट ग्रोअर या उसका अपना फील्ड जो भी आप सर्टिफाई कर देंगे, उसकी लिस्ट हमने पब्लिश कर दी थी, और उसके मुताबिक किसी को सीड की क्रॉप लेने की में कोई ममाना कोई पाबंदी नहीं, गैर कानूनी काम नहीं करने दिया। कानूनी काम अच्छा नहीं गिरी करने साहब, दिया। गंदम की आपने खुशखबरी सुना भी दी, हमने देख भी ली और लोगों को फ़ायदा भी हो गया। मकई में भी मकई किसान में भी अल्लाह खुशहाल ने है, बड़ा करम किया चावल है। में भी किसान हाँ, खुशहाल है, गन्ने में भी किसान को फ़ायदा हुआ है, जी जी। सब्जियों में भी फ़ायदा हुआ है। इस दफ़ा किन्नू भी रिकॉर्ड पैदावार हुई है। बागात की मैं बात करूँ तो उसमें भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान आम की भी इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक क्रॉप, जो सबसे बड़ी क्रॉप, मेजर क्रॉप कॉटन, ये ज़वाल पजीर है। हर साल इसकी पैदावार में बड़ी वाज़ेह कमी होती जा जी रही जी। है। कॉटन पे बात इसके करने लिए से आपने पहले क्या किया है? कॉटन से बात करने से पहले मैं ये कह दूं कि इंशाल्लाह आम की भी बड़ी अच्छी फसल की हमें लेकिन सिंध तवक्को में है। कहते हैं डिस्टर्ब हो गई है, सिर्फ पंजाब की है। हम पंजाब की बात कर रहे हैं ना, नहीं जी सर। पंजाब में इंशाल्लाह बहुत अच्छी फसल होगी। एक बात। दूसरी बात आपने जो की है ख़ास तौर पे कॉटन की, कॉटन एक हम तो बचपन से इसको वाइट वाइट गोल्ड गोल्ड कहते के थे, नाम से बिल्कुल सुनते ऐसे। आए हैं। जब जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, हमारा हिस्सा था, तो हम कहते थे एक सुनहरी रेशा होता है वहाँ पे पटसन की शक्ल पाकिस्तान, जी में, सर। और एक वाइट गोल्ड होता है यहाँ पे जो कपास की शक्ल में। और इस पे हमारी कपास पे हमारी तमाम एक्सपोर्ट का दारोमदार। और इसके अलावा हम कपास एक ऐसी फसल है जिसका वैल्यू चेन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बिल्कुल ऐसे। जो फायरवुड से लेके आपको एडिबल ऑयल तक और फाइबर, और फिर उसकी वैल्यू एडिशन के बाद आपका गारमेंट सारा, गारमेंट्स आपका तक, सारा लिबास, कपड़े आपके। जो कपड़ा जी। है, कॉटन जो है ना, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग, डाइंग, ये वो सारा प्रोसेस। फिर आपकी एक्सपोर्ट और में उसके सबसे बाद ज़्यादा, गवर्नमेंट आपकी इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा इसी का किरदार और है। एक्सपोर्ट में हमारे पास मेजर जो इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, वो है कि टेक्सटाइल की, कॉटन, जी कॉटन। कॉटन की है। और ये हमारे लिए बहुत अहम फसल है, लेकिन बदकिस्मती से माजी में इसको नज़रअंदाज किया गया है। वक्त के साथ साथ कॉटन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चेंज हुई है दुनिया में। हमने अब मैं क्या कह सकता हूँ, 7 या जानबूझ के हमने वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की, और उसकी वजह से हम इस वक्त कॉटन में बहुत पीछे रह गए हैं। और टेक्नोलॉजी भी आपके पास नहीं है। एक बात जो मैं ख़ास तौर पे अक्सर कहा करता हूँ और आज भी कहना चाहता हूँ कि कॉटन एक वाहिद फसल थी जिसमें हम इंडिया से बहुत आगे थे हर लिहाज से। हमारी टोटल प्रोडक्शन भी उससे ज़्यादा थी, हमारी रकबा थोड़ा था, पैदावार क्वालिटी ज़्यादा थी। भी ज़्यादा बेहतर थी, और हम उसमें वैल्यू एडिशन भी कर रहे थे। लेकिन आज इंडिया की प्रोडक्शन हमारे से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये हमारे लिए वाकई लम्हा फ़िक्रिया है और बड़ा और चैलेंज है आपके लिए स्पेशली। चैलेंज है। और मुझे, मैं समझता हूँ एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं इस क्रॉप को रिवाइव करूँ, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमारी मदद की तो ज़रूर ये क्रॉप रिवाइव होगी। तो आप क्या समझते हैं, कैसे आप इसको रिवाइव और करेंगे? इसके क्योंकि रिवाइव करने टेक्नोलॉजी के आपके लिए पास नहीं है। जी हमने और हमने कोशिश दूसरी कर रहे फसलें जो हैं, हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे भी काम हो। अब हमारे कुछ साइंटिस्ट
बाहर से ट्रेनिंग्स करके आए हैं। हम उनका ख़ास तौर पे बायोटेक्नोलॉजी का जो फील्ड है उसमें हमारे कुछ लोग ट्रेनिंग हमारे साइंस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने की है, हम उनको इनकरेज कर रहे हैं। तो उससे यकीनी तौर पे अब बेहतर वैरायटीज़ आना शुरू होंगी। दूसरा, हमने वैरायटीज़ के लिए भी हमने कोई एक यार्ड स्टिक बना रहे हैं कि किस किस्म की वैरायटीज़ हमें चाहिए, कौन सी वैरायटीज़ चाहिए, क्योंकि कॉटन की जो हमारी कन्वेंशनल ब्रीडिंग थी ना जब तक, उस वक्त, और बाकी दुनिया में भी कन्वेंशनल ब्रीडिंग थी, उस वक्त तक हमने मार नहीं खाई, हम मुकाबला करते रहे। और ये यहाँ मैं ख़ास तौर पे मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा मुनीरुद्दीन खान साहब, डॉक्टर ज़हूर साहब जी सर, और बड़े नाम थे पाकिस्तान के। उनसे पहले डॉक्टर महबूब साहब, और ये इन लोगों ने बड़ा सेल्फलेसली कौम की, मुल्क की खिदमत की है और बहुत अच्छी वैरायटीज़ दी। और उसके बाद फिर एक ये लोग जब रिटायर हुए या सीन से हटे गए एज के साथ साथ, तो फिर बाद में आने वालों ने उस दिल लगी के साथ या उस कौमी जज्बे के साथ कॉटन पे काम नहीं किया। लेकिन अब सिर्फ एक सेकंड, आपको मैं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर उनका मौक़िफ़ सुन लिया जाए तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास तनख्वाहें नहीं है 6-6 महीनों की। अगर आप रिसर्च सेंटर देख लें, आप ये CCRI की बात जिसके आप डॉक्टर ज़हूर का जिक्र आप कर रहे हैं, इस तरह मुनीरुद्दीन खान की बात कर लें तो वहाँ भी देख लें, जब तक आप इनको फंड्स नहीं देंगे, जब आप रिसर्च कैसे होगी? मैं अर्ज़ करता हूँ, आपने मुल्तान के 2 इदारों का जिक्र किया, एक CCR फेडरल गवर्नमेंट का है और दूसरा पंजाब गवर्नमेंट का है कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट को तो टोटली हम रीवैम्प कर रहे हैं। अच्छा। और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट को इंशाअल्लाह ताला हम इसको स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन बनाएंगे पंजाब गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से। और हम कोशिश कर रहे हैं कि CPEC के ज़रिए चाइना से भी कुछ मदद लेके जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएं। और हमने CPEC की जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उनमें हमने फोकस ये रखा है। अच्छा। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान को, और हमने कहा है कि हमारी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं उनको अपग्रेड कर दें और फिर उनको ISO सर्टिफाइड होंगी, इंटरनेशनल म्यार की वो लैब्स हम तैयार कर लेंगे। बाकी जो मसला है CCRI का, वो CCRI का जो फंडिंग का तरीक़ाकार था ना, वो शुगर केन कहता हूँ, कॉटन सेस लगती थी, जो अल्टीमेटली ज़िम्मेदार से कॉस्ट में एम्बेडेड होती है, ली जाती है, और वो कलेक्ट करती थी ऑप्टिमा। ज़िम्मेदार से जिनर से फिर ऑप्टिमा के पास गई और शुगर सेस ऑप्टिमा इकट्ठा करके वो सेस के पैसे दिया करती थी, जिससे CCRI चला करती थी। ठीक है। और 2015 से ऑप्टिमा ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे लिया और 2015 से ऑप्टिमा वो सेस के पैसे अपने पास रखे हुए हैं, वो दे नहीं रहे, जिसकी वजह से CCRI फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। और उसके बारे में इसके लिए आप गवर्नमेंट, आप उसके बारे में भी आपकी है, सूबाई भी, उसके बारे में हम फेडरल गवर्नमेंट से टेकअप कर रहे हैं कि ये इदारा जो है या पंजाब गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए, रिस्पेक्टेड जो इसकी दूसरे सूबों में जो चैप्टर्स हैं सिंध में, तो वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिए, हर सूबे को दे दें, हर सूबे को जहाँ के हैं वो दे दें, और ताकि वो सूबे उनको बेहतर अंदाज में चला से चलाएं। या फिर फेडरल गवर्नमेंट बजाय सेस के पैसे ऑप्टिमा के रहमो करम पे ना छोड़े और डायरेक्टली ये पैसे जो है इनकी फंडिंग, ताकि हमारी रिसर्च जो है वो मुतासर ना हो। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं जिनको। अच्छा गरीब साहब, अब कॉटन की बिजाई शुरू है,
तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, कहीं हो रही है, जी जी, हो रही है, ज़्यादातर अभी हो भी गई हो है, रही है। थोड़ी रह गई है। हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि किसान इस दफ़ा इस तरफ आ रहा है? क्योंकि किसान मायूस है, ना पैदावार उसकी होती है, ना उसको मुनासिब रेट मिलता है, दोनों चीज़ें हैं। अब दोनों चीज़ों का आप किस तरह उजाला करेंगे कि उनकी पैदावार भी बढ़ सके और उनको मुनासिब कीमत भी मिल सके? और स्पोर्ट प्राइस का भी बड़ा था। देखिए, कॉटन में जैसे आप जानते हैं कि कॉटन में बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है, और हमारे नॉन टेक्निकल तरीक़ाकार की वजह से जो नॉन टेक्निकल कंट्रोल का जो तरीक़ाकार था, या हमने जिसको हम जैसी ज़बान में कहें कि अंधेवाह स्प्रे रवायती तरीके, अंधेवाह स्प्रे रवायती करते तरीके रहे, अंधे स्प्रे, जी सर। और वो उसकी वजह से पेस्ट में रेजिस्टेंस आ गई है। ठीक है। अब उसके मुख्तलिफ हल हैं, या तो केमिकल कंपाउंड्स डिफरेंट हों जिनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ना हो, या फिर उनकी मैनेजमेंट इस तरह से की जाए कि वो कीड़े जो हैं वो उनको कंट्रोल बेहतर हो सके, वैराइटीज़ ऐसी डेवलप की जाएँ जिस पर अटैक कम हो। जिन पे अटैक कम हो। ये सारे फैक्टर्स हैं, और इसकी इन सारे फैक्टर्स के अलावा जो सबसे अहम बात है वो है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। IPM के ज़रिए हम दोस्त कीड़ों की अफजाइश करके वो फील्ड्स में छोड़ते हैं, जिससे वो कीड़े को ताकि आपका स्प्रे भी कम हो, स्प्रे भी कम हो, ताकि स्प्रे कम हो और नुकसान भी ना हो सके, नुकसान कम से कम हो। तो ये तरीके हैं मुख्तलिफ, जिनके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम इनको इंट्रोड्यूस करके इस पे कंट्रोल करें। और आप अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। नहीं, हमारी और बड़ी दुआ है, पूरे मुल्क का ये बड़ा मसला है। अगर आपकी कॉटन ठीक होगी तो आपकी मुआशी मसाइल सारे हल हो सकते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ईडिबल ऑयल का जो इतना बड़ा बिल वो है, भी मसला हल हो सकता है। वो अब तो आप 1 अरब रुपया रोज़ाना खा रहे हैं इसी पे, ईडिबल ऑयल का। हाँ एडिबल जी, ऑयल पे, वो भी हाँ आपकी जी, वो आपका बेहतरी आ सकती बेहतरी है। आ सकती है। तो अच्छा गदेश साहब, ये बताएं कि हमारे जो किसान भाई हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, किसान हमारा बहुत मेहनती है, किसान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर बात है आप भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है, आप क्योंकि ख़ुद किसान है तो दूसरों से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ताकि किसान के मसाइल आप बेहतर अंदाज में जानते भी हैं और हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। किसान को जाली ज़रिए अद्वियात, जाली खाद, जाली बीज, इससे कैसे जान छूटेगी? ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, बीज के मसले को तो हमने काफ़ी हद तक हल कर लिया है। ठीक है। देखिए, 2-3 जो मेजर हमने तब्दीलियाँ की हैं ना, एक तरफ तो हमने ब्रीडर का इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया है। ठीक है। वो इस तरह किया है कि क्योंकि ज़्यादा लीकेज यहीं से होती थी, क्योंकि ब्रीडर जब कमर्शियलिज्म आया, बिल्कुल ऐसे है। कमर्शियलिज्म आया, जैसे मैंने पुराने कुछ लोगों के नाम लिए हैं शुरू में, तो वो तो सेल्फलेस लोग थे। वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए करते थे, वो कौम के लिए करते थे। और अब फिर बाद में जैसे कमर्शियलिज्म बढ़ा, हर आदमी की वो देखता है उसके पास ये फैसिलिटी है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास फलान गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी लोगों का नहीं इंटरेस्ट बढ़ गया। उसके लोगों के इंटरेस्ट जिस तरह बढ़े, तो लोगों ने फिर गलत तरीक़ाकार भी रास्ते अख्तियार किए। हमने अब ब्रीडर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, हमने रॉयल्टी का सिस्टम एक इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो भी वैरायटी कोई ब्रीडर लाएगा उसको रॉयल्टी मिलती रहेगी, तो उससे वो उसका कम से कम जो पैसा है कुछ फाइनेंशियल मामलात उसके बेहतर हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात जो हमने बीच में की है वो ये किया है कि बीज की हमने ट्रेसेबिलिटी को यकीनी बना दिया है। अगर फ़र्ज़ करें आपने एक थैला लिया है किसी जिन्स के बीज का, तो उसके अंदर कूपन मौजूद होगा जिस पे उसका कोड नंबर दिया होगा। आप उस कोड नंबर के ज़रिए, आप अपने मोबाइल पे उस कोड नंबर के ज़रिए आप उसको जान सकेंगे कि ये बीज किसने बनाया, कहाँ से चला, इसमें प्योरिटी कितनी है, पूरी उस बीज का पूरा बायोडाटा आ जाएगा। अच्छा, ये दो काम, अच्छा तरीका है। ये दो काम किए। बड़ा इनकलाबी काम है आपका ये तीसरा जो इनकलाबी काम हमने किया है वो ये है कि ये
बीज की सर्टिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट का मैंडेट है। और वैरायटियाँ नई जो हैं वो रजिस्टर्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करती हैं। आप पंजाब में पंजाब सीड काउंसिल है जो रजिस्टर करती है। जो नई वैरायटीज़ को रजिस्टर जी, करती है। ट्रायल होते हैं, नेशनल लेवल पे ट्रायल होते हैं, फिर उसके बाद जब साइंटिफिकली उसका एक डाटा आता है, उसका साइंटिफिक रिपोर्ट आती है, फिर प्रोविंशियल सीड काउंसिल उसको रजिस्टर करती है। और मैं एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो प्रोविंशियल सीड काउंसिल को हेड करता हूँ। तो मैंने पहली मीटिंग में, प्रोविंशियल सीड काउंसिल की मीटिंग में मैंडेटरी कर दिया था कि कोई वैरायटी आज के बाद रजिस्टर नहीं होगी जब तक आप नहीं करते, उसका डीएनए टेस्ट नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे अब और टाइम की बड़ी कमी है। डीएनए के टेस्ट के साथ फिंगर प्रिंटिंग। डॉक्टर साहब गुफ्तगू बड़ी लंबी है, आप कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, क्योंकि टाइम की बड़ी किल्लत है, टाइम ख़त्म हो गया है। अगले प्रोग्राम में फिर आपको तकलीफ देंगे। आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, आप आए, आपने मेहरबानी की, किसानों के बड़े मसाइल आपने डिस्कस किए। यकीनन आपके आने का किसान को बड़ा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानी गदीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तफसीलन गंदम, कपास और मुख्तलिफ़ फसलें और किसानों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। यकीनन हमारे किसान इससे फ़ायदा उठाएंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।